नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम ईरान, अमेरिका और रूस के बीच चल रही उस जबरदस्त कूटनीतिक रस्साकशी की परतें खोलने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं है। मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी पकड़ा है ना, वो वैश्विक राजनीति की पूरी दिशा बदल सकता है। तो आइए, बिना किसी देरी के इस पूरी जियोपॉलिटिकल पहेली को एक साथ डिकोड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना से। अमेरिका और इजरायल के भारी दबाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अचानक अलग अलग देशों की राजधानियों के बीच पागलों की तरह क्यों भागदौड़ कर रहे हैं। देखिए, कूटनीति का काम आमतौर पर बहुत आराम से ठंडे दिमाग से होता है, लेकिन यहाँ जो हड़बड़ी दिख रही है ना, वो साफ बता रही है कि कुछ बहुत ही बड़ा और अर्जेंट होने वाला है। कुछ ऐसा जिसे फोन पर डिस्कस करना बिल्कुल सेफ नहीं है। जरा उनके 48 घंटों के इस तूफानी शेड्यूल को देखिए। पहले पाकिस्तान, फिर ओमान, वापस पाकिस्तान, फिर अचानक रूस और फिर से पाकिस्तान। मतलब ये कोई नॉर्मल कूटनीतिक दौरा तो कतई नहीं है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कुछ बेहद सीक्रेट और अर्जेंट मैसेज खुद हाथों हाथ डिलीवर किए जा रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, फोन लाइंस या डिजिटल कम्युनिकेशन को आसानी से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। जब कोई इतना बड़ा मंत्री खुद भागदौड़ कर रहा हो, तो समझ लीजिए कि आमने सामने की बातचीत ही एकमात्र विकल्प बचा है। भाग 1, हुर्मुज़ जलडमरू मध्य का गतिरोध। अब इस भाग दौड़ की असली वजह समझने के लिए हमें इस बड़े गतिरोध को देखना होगा। एक तरफ है अमेरिका की दबाव वाली रणनीति, जहां वो भारी आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य कार्रवाई की धमकियों के जरिए ईरान को तुरंत बातचीत की मेज पर लाना चाहता है। और दूसरी तरफ ईरान अपनी 3 शर्तों पर बिल्कुल अड़ा हुआ है। सबसे बड़ी शर्त, होर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलो। हाँ, यूरेनियम संवर्धन रोकने पर वो बात करने को तैयार हैं, लेकिन तभी जब उनके मौजूदा यूरेनियम भंडार को सुरक्षित रखने की गारंटी मिले। ये बिल्कुल पहले तुम वाली सिचुएशन बन गई है। इसी गतिरोध के बीच एक बड़ी ही दिलचस्प बात सामने आई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने ओमान को होर्मुज़ जलडमरू मध्य में एक जॉइंट टोल कलेक्शन का ऑफर दिया था। मतलब वहां से गुजरने वाले हर तेल के जहाज से टोल वसूला जाए और दोनों देश मुनाफा बांटें। आइडिया तो बड़ा लुभावना था, लेकिन बहुत ही ज्यादा रिस्की भी। ओमान ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए और इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वे किसी भी हालत में अमेरिका का गुस्सा मोल नहीं लेना चाहते। इससे पता चलता है कि ईरान इस वक्त कितने क्रिएटिव और शायद थोड़े डेस्परेट तरीके आजमा रहा है। भाग 2, रूस की गुप्त भूमिका का खुलासा। अब देखिए, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां आता है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बयान। चाहे जो भी हो, रूस ईरान संबंध और मजबूत होंगे। ये कोई आम कूटनीतिक बयान नहीं है। पुतिन का इतने खुले तौर पर ईरान के साहस का समर्थन करना एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का साफ इशारा है। ये दुनिया को एक सीधा मैसेज है कि रूस पूरी तरह से ईरान की पीठ पर हाथ रखे खड़ा है। और यहीं से हमारी पहेली का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर रूस खुल के ईरान के साथ जंग के मैदान में नहीं उतरा है, तो फिर ईरान अब तक सरवाइव कैसे कर रहा है? शुरुआत में तो सबको यही लगा था कि ईरान इस भारी दबाव के आगे घुटने टेक देगा, लेकिन वो न सिर्फ टिके रहे, बल्कि उन्होंने पलटवार भी किया। तो आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? भाग 3, गुप्त तकनीकी गठबंधन। इस सवाल का जवाब यहां छिपा है। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खुफिया लेन देन चल रहा है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक रूस ने चुपचाप ईरान को बहुत ही क्रिटिकल मिलिट्री हार्डवेयर और टॉप सीक्रेट खुफिया जानकारी दी है। इसमें मॉडिफाइड शाहिद ड्रोन्स, सुखोई फाइटर जेट्स और S-400 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी ठिकानों की एकदम सटीक सैटेलाइट इमेजरी। इसी डेटा की मदद से ईरान पश्चिमी देशों के रडार और डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने में कामयाब रहा है। पर सवाल ये है कि इतने बड़े हथियार और तकनीक बिना किसी की नज़र में आए ट्रांसफर कैसे हो गए? इसका जवाब है भूगोल, यानी कैस्पियन सागर मार्ग। चूंकि ये समंदर सीधे रूस और ईरान को जोड़ता है और बाकी दुनिया से कटा हुआ है, तो यहाँ क्या होता है कि जहाज़ों के ट्रैकर्स बंद कर दिए जाते हैं और फिर हथियारों और खुफिया तकनीक की पूरी सप्लाई अमेरिकी सैटेलाइट्स और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की नज़रों से बचकर सीधे ईरान पहुंच जाती है। एकदम परफेक्ट और सेफ रूट। और ये मदद सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, कूटनीतिक मोर्चे पर भी एक बड़ी ढाल तैयार की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस और चीन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके ईरान को एक बहुत मजबूत कवर दिया है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के मुद्दे पर उन्होंने पश्चिमी देशों के दबाव के खिलाफ ईरान का पूरा बचाव किया है। इससे ईरान को यह भरोसा मिल गया है कि वो इंटरनेशनल स्टेज पर बिल्कुल भी अकेला नहीं है। भाग 4, यूरेनियम का सवाल।
लेकिन बाहर से इतनी मजबूती दिखने के बावजूद ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है। दरअसल ईरान इस वक्त दो बहुत बड़े संकटों में फंसा है। पहला है तेल। प्रतिबंधों की वजह से तेल बिक नहीं रहा है और सारा का सारा तेल पाइपलाइनों और स्टोरेज में भरता जा रहा है। अगर इसे जल्दी निकाला नहीं गया तो पाइपलाइन फटने और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने का खतरा है। और दूसरा संकट है उनका संवर्धित यूरेनियम। बातचीत के दौरान उन्हें अपना यूरेनियम सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसे दोस्त की सख्त जरूरत है जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकें। और यहीं पर वापस एंट्री होती है रूस की। ये जो अराग जी की मॉस्को यात्रा थी ना, वो सिर्फ हाय हेलो करने के लिए नहीं थी। एनालिसिस के मुताबिक ये ईरान के यूरेनियम के लिए रूस को एक सेफ हाउस या यूं कहें कि एक अल्टीमेट परमाणु तिजोरी बनाने की डील थी। रूस के पास वो कूटनीतिक और तकनीकी ताकत है जो किसी भी परमानेंट समझौते के होने तक इस संवेदनशील यूरेनियम भंडार को पूरी तरह सुरक्षित रख सकती है। तो अब हम एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। रूस और ईरान का ये खुफिया गठबंधन मिडल ईस्ट की पूरी तस्वीर बदल रहा है और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अमेरिका इस नई और बेहद जटिल चुनौती का सामना कैसे करेगा? क्या वे अपनी रणनीति बदलेंगे या फिर दबाव को उस हद तक बढ़ा देंगे जहां से पीछे हटना नामुमकिन हो जाएगा? आगे जो भी होगा वो न सिर्फ इन देशों का बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता का भविष्य तय करेगा।